नमस्ते, मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल चैनल। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं, उसमें जो हमारा थीम है, जो हमारा लाइन है, वो ये है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी ने मुसलमान वोटरों को छला है? क्या आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमान वोटरों को ठगा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितनी आबादी को मुसलमानों की बिहार में है, उससे कम आबादी वाले एक नेता को डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर दिया गया है। ये कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, लेफ्ट सभी दलों ने मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं, तो इन्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं अ, सबसे पहला नाम हम लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केशव कुमार, हमारे साथ डीयू के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार और बीजेपी के नेता सैयद अख्तर साहब जुड़ रहे हैं। हम बिना कुछ देर किए हुए हम सीधे सैयद अख्तर साहब से ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है, वोटर हैं और उसके बाद भी मुसलमान खाली हाथ रह जाते हैं। सर, ये सबसे पहले मैं जितने भी गेस्ट हैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि 18% आबादी होने के बावजूद भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को बहुत, स्पेशली मुस्लिम समाज को, क्योंकि इसमें मुस्लिम मुस्लिम समाज की भी गलती है। मेरा मानना है कि हमने कभी एनडीए को खुल करके मुस्लिम सपोर्ट नहीं दिया वोट शेयर में, तो उसके वजह से एनडीए हमें उस हिसाब से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है। ठीक है, अभी आते हैं सर, जो हमारा वोट लेते हैं, 90% वोट लेते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब जो 90% वोट लेते हैं, उन्होंने हमें सिर्फ यूज किया है, हमारा शोषण किया है। 2% वाले आज के डेट में डिप्टी सीएम बन जा रहे हैं, वीआईपी के मुकेश सहनी साहब, और 13-14% वाले तेजस्वी यादव जी सीएम बन जा रहे हैं, और 18% जिनकी आबादी है उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ कालीन बिछाओ का काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये मुस्लिम समाज का शोषण है। और रिप्रेजेंटेशन, आप जब 95% वोट लेकर के 90% वोट लेकर के महागठबंधन हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है मुस्लिम समाज को, तो दुर्भाग्य की बात है। और मैं इस मंच, इस प्लेटफॉर्म के आधार से ये बोलूंगा, एक अनुरोध करूंगा, एक गुजारिश करूंगा अपनी कम्युनिटी को कि आप लोग समझें और एनडीए की तरफ आए। एनडीए की तरफ आएंगे तो आप मजबूत होंगे और आपका समाज मजबूत होगा। जी, अभिरंजन जी। जी, हम केशव की तरफ मूव करते हैं। केशव जी, आपको क्या लगता है कि एनडीए की तरफ मुसलमान मूव करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या उनको वहां जगह दी जाएगी? और अगर नहीं जगह दी जा रही है तो ऐसा क्या है कि एनडीए गठबंधन में भी जगह नहीं दी जा रही है, जबकि पिछली बार जेडीयू ने करीब 11 सीटों पे उम्मीदवार बनाई थी मुसलमानों को और इस बार मात्र 4। सीधे सीधे इसका कोई ऐसे बाइनरी में नहीं देख सकते। और भविष्य वक्ता हूँ मैं नहीं कि मैं ये बताऊं कि जदयू या बीजेपी या उनके साथ में जो और दल हैं, वो कुशवाहा साहब की पार्टी या मांझी साहब की पार्टी, खैर इन दोनों पार्टियों में तो ऐसे भी 6-6 विधानसभा सीटें मिली हैं। अब कई बार लोग, एक वायरल हो रहा था, देखा होगा आपने पोस्टर, कि जीतन राम मांझी परेशान थे कि भाई रिश्तेदार हमारे 10 हैं और टिकट हमारे पास 6 है, तो मैं किनको खुश करूं। तो ये एक बिहार के साथ में है, कठिनाई है और पता नहीं कब तक रहेगी। लेकिन जहां तक ये मानना है मेरा कि मुस्लिम वोटरों का जहां तक सवाल है बिहार में खासकर, तो उनको जरूर अपने विकल्प खुले रखने चाहिए। कारण क्या है कि नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, एक पॉलिटिकल वो क्षमता डेवलप होगी तब, जब आप मूविंग वोट होंगे। नहीं तो कोई भी ऐसे गुलामों की तरह ट्रीट करेगा ना।
आपको मुसलमानों को ये भय दिखाया जाएगा कि जो ये बीजेपी आरएसएस वाले आ जाएंगे, या जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है इसलिए वो भी। अब वही शिवसेना महाराष्ट्र में देखिए, पहले सांप्रदायिक रहती है, फिर पाला बदलते ही वो सेक्युलर हो जाती है। तो बीजेपी को इस तरह से देखना, और मुझको लगता है कि 11 वर्षों के जो शासनकाल में मोदी जी ने जो लाभार्थी वगैरह हुए हैं, तो और जिस तरह से उन्होंने पसमानदा समाज के लिए बातचीत की, प्रयास शुरू किए, योजनाएं बनाई, और तो कुछ ना कुछ तो मुस्लिम मानस जो है, खास करके जो पढ़े लिखे या शहर में रहने वाले लोग हैं, युवा हैं, उद्यमी हैं, और जिनको देश दुनिया देखने की समझ है, जो हाँके नहीं जा सकते वोटर बैंक की तरह, तो वो लोग आने शुरू हो गए हैं उसमें। सैयद एहसान अख्तर साहब जैसे युवा उद्यमी भी हैं, जो कि अपील भी कर रहे हैं खुले मंच से और खुले मन से। दोनों अलग समस्या होता है कि अगर मंच से बोलना और मन से बोलना, जो दोनों इकट्ठा हो जाता है तो उसका असर होता है, और असर हो भी रहा है, दिख भी रहा है। खास करके 3 तलाक वाले मामले के बाद मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिए हैं, और उसको एम फैक्टर की तरह देखा जाने लगा है। वो एम जो पहले महिलाओं के लिए होता था, बाद में जो एम कोड करके बनते थे मुसलमान वोटरों के लिए, जो माई समीकरण था। कल परसों में देख रहा था, किसी ने बहुत अच्छा एक रिपोर्ट लिखा है कि जो राजद का माई है, वो कहने के लिए मुस्लिम यादव है, बट दरअसल वो अभी के मामले में मल्लाह और यादव है। मल्लाह मतलब मुकेश सहनी, और यादव मतलब ये तेजस्वी यादव और उनके कुनबे। तो कई बार यह भी बोलने में ना, और खास करके बिहार का जो लाइन लेंथ है, उसमें आपको बोलते वक्त सावधान भी रहना पड़ता है कि आप कुछ भी साफ दिल से भी बोल रहे हो, तो उसके कहने के लोग ये जोड़ करके लॉस गुडविल की जो थ्योरी है ना, लॉसविल की, मीडिया की, आपको देखने लग जाएंगे कि इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ से बोल रहा है। हालांकि हम लोगों के लिए तो वही बोला जा सकता है जो हम लोग देख सुन समझ पा रहे हैं। मैंने कुछ जिला में बिहार की राजधानी पटना में वर्षों तक काम किया है। बाद में दिल्ली से बिहार की राजनीति को खबरों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो जो अपना विश्लेषण बनता है वो यही है कि मुस्लिम वोट को खुला होना चाहिए और हर तरफ देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसको वोट दें, किसको ना दें, लेकिन जो लोक जागरण होना चाहिए, जो लोक जागरण बिहार के अन्य समाजों में पहुंचा है, वो ऐसा कुछ जागरण चेतना राजनीतिक तौर पर अब मुस्लिमों को एक पूरे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो उनमें उसका भी विकास, उनकी भी तरक्की निश्चित है। नहीं तो फिर कोई ओवैसी आ जाएंगे। तो पिछली बार आए और आते ही उन्होंने 5 सीट सीमांचल में जीत ली, सिर्फ मुस्लिम होने के नाम पर। हुआ क्या, कुछ नहीं मिला। बाद में 4 उसके आ गए आरजेडी में। तो आफ्टर ऑल वोट कहीं देंगे, पहुंचेगा वहीं। लेकिन अगर आपके हित में हुआ क्या, 50 वर्षों में, 75 वर्षों में, 60 वर्षों में, कुछ तो पैमाना होना चाहिए। कांग्रेस के शासन में क्या हुआ वो देखें, और पॉइंटर्स पे देखें, टॉपिक्स पर देखें, टू द पॉइंट देखें। आरजेडी के शासन में क्या हुआ, कैसा हुआ, और फिर जदयू या एनडीए, बीजेपी, जदयू, बाकी पार्टियों के साथ में क्या हुआ, उस पर फैसला लें। और उनको लेना भी चाहिए, और उसके जो जिम्मेदार लोग होंगे, जो नेता वगैरह होंगे, मुझको लगता है सोच विचार कर भी रहे होंगे। कोई 3 दिन तक कैसे अपनी बदहाली झेल सकता है खुद के हाथ। मैं रुख करूंगा डॉक्टर राकेश कुमार की तरफ। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की लाभार्थी बहुत सारे मुस्लिम हैं, बहुत सारे मुस्लिम को केंद्र सरकार का लाभ मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और आप संघ के साथ भी काम करते रहे हैं। तो ऐसे में मेरा एक सवाल आपसे बनता है कि लाभार्थी होने के बाद भी आखिर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं? अभिनंदन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, भारत एक्सप्रेस का स्वागत है। मैं इस मंच पे आपके साथ विचार से साझा करने आया हूं। आपका सवाल है कि भाजपा के तमाम योजनाओं का लाभ उठाने के बावजूद भी मुस्लिम समाज आखिर क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। देखिए, एक समीकरण अगर बिहार के संदर्भ की बात करें तो 2023 में जातीय जनगणना से पहले तेजस्वी यादव ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भारी। आपको याद होगा, यह स्लोगन हिट कर रहा था। मुसलमानों की आबादी वहां 18% के लगभग है, 17.7 है, 18 मानिए। इसके बावजूद भी उन्हें 18 सीट मिला है। और यह दुर्भाग्य की बात है कि यह सिर्फ आज नहीं हो रहा, बल्कि आजादी के बाद से बिहार की स्थिति देखें तो 1985 वह एकमात्र साल था जिसमें मुसलमान जो है पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी बिहार विधानसभा के मात्र 10% के आसपास की जो है उम्मीदवारी उन्हें प्राप्त हुई थी, यानी 34 सीट उनको हासिल हुआ था। तब बिहार और झारखंड संयुक्त हुआ करता था। 324 कुल सीटें थी और उसमें 34 सीट उन्हें मिले थी। और अब तक की बात करें, अगर हम
योजनाओं की बात करें या जितने भी तरह के कानून, जो रूढ़िवादियां थी, जो समाज के साथ जुड़ी हुई विकृतियां थी, जैसे 3 तलाक की अगर बात करते हैं तो हर घर की बेटी बहू उससे परेशान थी और 3 तलाक के कानून आए। कानून के बाद उन्हें जो है फायदा मिला, उन्हें अधिकार, महिलाओं को जो है सशक्तिकरण का एक रास्ता उनके लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। उस प्रशस्तीकरण के बाद आपने देखा होगा कि देवबंद में एक पहली दफा भाजपा को खाता खुला था और उस समय जब महिलाएं एकीकृत होकर के गई थी और चुपचाप जो है कमल छाप को वोट कराई थी। लेकिन बाद की स्थिति आई, एक मीडिया रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें आया कि बाद में जब एनालिसिस हुआ, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया, तो कहा कि जो महिलाएं गई हैं वो वोट देकर के जिताएं, इसलिए महिलाओं को वोट देने नहीं जाने दिया जाए। ऐसी भी स्थिति आई थी, ऐसी भी चर्चाएं चली थी। फायदा एनडीए से उठाते हैं, लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ है। दिक्कत है कि इस देश में सेकुलर और नॉन सेकुलर का एक ऐसा स्यूडो लाइन खींचा हुआ है, उस लाइन में सबको परेशान कर रखा है। जो भाजपा के अलावे के दल हैं वे हमेशा मुसलमानों को इस बात का भय दिखाते हैं कि अगर भाजपा आएगी तो आपको परेशानी होगा, आपको जो है दिक्कतें आएंगी। और ये सेकुलर, ये जो है सेकुलर पार्टी मतलब नॉन सेकुलर पार्टी है, और आप समझ लीजिए कि राजनीति के हिसाब से आज जो राजनीतिक अस्पृश्यता की स्थिति बनी है नॉन सेकुलर होने की वजह से, इस पे हिंदूवादी पार्टी का एक आरोप लगाया जाता है। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि यही भय दिखा करके मुसलमानों को जो है एनडीए अलायंस से अलग कर दिया जाता है। उन्हें जुड़ने का जो है, अगर जुड़ने का मन भी कुछ बनाते हैं, जैसे राष्ट्रवादी विचार के मुसलमान आते हैं, जुड़ते हैं, जब विचारों से सहमत होते हैं, उसके साथ मिलते हैं, संवाद होता है तो जुड़ते भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो वोट बैंक की राजनीति है उसमें यह इस बात का स्पष्ट जो है उन्हें संकेत दिया जाता है, मंचों से मन भरा जाता है, कान भरा जाता है कि जैसे ही आप भाजपा के साथ जाएं, भाजपा का हाथ मजबूत करेंगे तो यहाँ पर आपका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। यह छद्मता है, यह राजनीतिक अस्पृश्यता का, जो वैचारिक अस्पृश्यता, उसका भी एक उदाहरण है। इतना भय दिखा दिया जाता है कि पिछले साल अगर हम एक जिक्र करें, आदल व इंसाफ नाम की एक संस्था है जो पटना में पिछले साल बैठी थी। पिछले साल बैठने के बाद उसने निर्णय लिया था कि आज तक हमें क्या मिला, जिनकी दरी उठाते हैं, जिन पार्टियों के, जिनके समीकरण में हम एम के हिस्सा हैं और 18% की हमारी जो आबादी है, हमें उसमें कितना मिलता है, कितनी भागीदारी मिलती है। इस पे चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद हुआ कि हमारी भागीदारी दरी उठाने के बावजूद भी शून्य है। हम केवल दरी उठाने के लिए हैं, हम केवल कार्यकर्ता और वोटर के रूप में हैं, हम वहां पर राजनीतिक जो है भागीदारी प्राप्त नहीं कर पाते, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, हमें टिकट नहीं मिल पाता। टिकट भी कुछ उन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता है जहां पर हम जो है बहुत इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कांग्रेस के उसमें शामिल थे अली अनवर साहब, उन्होंने कहा कि सब होने के बावजूद भी हमें जो है भाजपा और एनडीए को हराना है, और जितने भी तथाकथित सेकुलर दल है उसका नाम लेते, उन्होंने राजद का नाम लिया, उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, कहा कि हम इसी का सपोर्ट करेंगे, इसी का समर्थन करेंगे। तो यह एक विचार का अंतर है, और राजनीतिक रूप से जो वैचारिक अंतर के साथ यह जो भय दिखाया जाता मुसलमानों की कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन देखिए बात ठीक उलट है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर बवाली मवालियों को छोड़ दें, चाहे वो किसी भी जात धर्म कम्युनिटी के हों, सब पर योगी जी ने अंकुश लगाया है, उसमें किसी जात को धर्म को नहीं देखा गया। लेकिन इसके अलावे अगर सबसे ज्यादा सेफ कहीं स्थिति है तो जीवन यापन के लिए उत्तर प्रदेश सबसे सेफ स्थिति है, और इसकी चर्चा देश भर में होनी चाहिए। और जो एनडीए के विचारों से सहमत होने वाले लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, उन्हें बैठना चाहिए एनडीए के साथ, आरएसएस के साथ संवाद करना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। और उनके विचारों में कहीं भी जो है ऐसा नहीं है कि मुस्लिम विरोधी हैं, वे राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, राष्ट्रवादी विचारों की बात करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि भाजपा के होने वाले फायदे में तो सारे, केंद्र सरकार के फायदे में सारे भागीदार हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है वोटिंग की तो वोट कन्वर्जन जो है वहां 0 हो जाता है। और जिनके साथ वे जुड़े हुए हैं मूल रूप से, वहां पर भी उनका प्रतिनिधित्व जो है लगभग शून्यता की स्थिति में है। अगर जो है राजद की बात करें तो 143 सीट पर अभी जो है राष्ट्रीय जनता दल बिहार में चुनाव लड़ रही है, मात्र 18 सीट जो है उन्हें दिया गया है। लेकिन सर मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वहीं जेडीयू की तरफ से मात्र 5 सीटें दी गई हैं, 4 सीटें दी गई हैं, और पूरे इंडिया गठबंधन में मात्र 5 सीटें दी गई हैं मुसलमानों को। जी देखिए, इंडिया गठबंधन में एक तो आप समझ लीजिए, राजनीति में आपको अगर जगह बनानी है, विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन पाना है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पाने हैं, लोकसभा में पाने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मतदाताओं का, हर आदमी का एक मत जो है
वह सबका बराबर, उस मत की भागीदारी और मत की अहमियत होती है। जब जेडीयू और जो बीजेपी है एक अलायंस में लड़ रही है, और अलायंस में लड़ने के बाद जो है यह स्पष्ट रूप से उन नेताओं को लगा होगा कि इतना करने के बावजूद भी, आप अगर ध्यान होगा नीतीश कुमार के कार्यों को, तो सारे बिहार में कब्रिस्तान को घेरने का काम हुआ, पासवानदा समाज की उन्नति का काम हुआ, और तमाम तरह की योजनाएं जो मुसलमानों को जोड़ने की थी, उस पर कौशल विकास की बात हो, सब कुछ होने के बावजूद भी मुसलमान कभी भी राजद को छोड़ करके इधर नहीं जुड़ पाए। और इक्का दुक्का जुड़े, 1-8% की बात अगर हम करें तो वह जो है जुड़ा हुआ जेडीयू से। इन सब के बावजूद भी जब वोट का कन्वर्जन नहीं हो रहा, वोट का जुड़ाव किसी दल विशेष से नहीं हो रहा, गठबंधन विशेष से नहीं हो रहा, तो वैसी स्थिति में दल द्वारा टिकट भी जो है, यह कहना कि उसे टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। राजनीति में चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता प्राप्त करनी है, तो उन्हें जो है जिस दल के साथ वो गठबंधन करेंगे, जिस जाति समुदाय के साथ वो जो है जुड़ाव महसूस करेंगे, वोट उन्हें प्राप्त होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन उसके हिसाब से देंगे। रही बात जो 4 सीटें मिली है जेडीयू की तरफ से, उसमें भी 2 अशराफ और 2 अजराफ को मिला, पासवानदा समाज के भी 2 लोगों को मिला है। और नीतीश कुमार हमेशा यह संकल्पित रहते हैं कि जो मुस्लिमों में पिछड़ा समुदाय है, जो पिछड़ा आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे जो पिछड़ा, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद वो राजनीतिक रूप से उनकी जो सक्रियता होती है, सब होने के बावजूद राजद के साथ हो जाती है, आरजेडी के साथ हो जाती है। तो ऐसे में जो दल है, एनडीए अलायंस के जो सहयोगी दल हो, उन्होंने जरूर विचार किया होगा कि इतना करने के बावजूद जब हमारे साथ इनका वोट कन्वर्जन नहीं है, हमारे साथ वोट नहीं दे पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा सीट देने की भी बहुत जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जिनके लिए वे बोरा बोरी दरी बस्ता सब कुछ उठाते हैं, और जिनके वो एमवाई समीकरण में एम सबसे बड़ा हिस्सा है 17.7% के साथ, उनके यहाँ आप देखेंगे तो मात्र जो है 18 सीटें मिली है 143 में। और आजादी के बाद से अगर आप देख लें, 1952 के चुनाव से लेकर के आज तक की अगर स्थिति देख लें, तो मुसलमानों को जो अधिकतम 10% कभी भी पार नहीं कर पाया, जो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार में जितने भी विधानसभा सीट रहे हैं जब भी, तो उसमें 10% की जो है भागीदारी उनकी विधानमंडल में नहीं हो पाई, विधानसभा में नहीं हो पाई। तो ऐसी स्थिति में ठगे हमेशा से जाते रहे हैं, और ठगने की प्रक्रिया में जब आज भी वो संतुष्ट हैं उसी के साथ जिनके साथ वो ठगे जा रहे हैं, तो फिर भाजपा और उसकी जो सहयोगी दल है जेडीयू, उससे रिप्रेजेंटेशन के बाद सीट ज्यादा की उम्मीद करना जो है मेरे हिसाब से बेईमानी होगी। राकेश जी, आपने जो अभी बात कही कि हम उनको दे रहे हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं डॉक्टर सैयद अख्तर साहब से मैं सवाल एक लेता हूं, ये बीजेपी नेता भी हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, ये सब होने के बाद भी आखिर आप ऐसा कोई तंत्र विकसित क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव के पहले तो सब ठीक होता है, लेकिन चुनाव आने के जस्ट पहले कुछ ऐसा भय दिखाया जाता है और मुस्लिम मतदाता शिफ्ट कर जाते हैं आपके तरफ से, यानी कि एनडीए की तरफ से। तो आखिर आप ऐसा क्यों नहीं कुछ करते हैं कि मुस्लिम मतदाता आपके साथ रहें, और अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ऐसा क्या है? अभिरंजन जी, इसमें सबसे बड़ा बात है कि सबसे ज्यादा डर दिखलाया जाता है कि अगर आप बीजेपी को लाएंगे या एनडीए को लाएंगे तो आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर वो डर दिखा रहे हैं तो आप उनको अपने साथ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, गले से गले क्यों नहीं लगा रहे हैं, दिल से दिल क्यों नहीं मिला पा रहे हैं? सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने सबका साथ सबका विकास का स्लोगन दिया और उस पर काम भी करते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ग्राउंड लेवल पर, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड हो, चाहे वो क्या बोलते वितरण हो, या बहुत सारी योजना में कहीं भी इक्वल राइट दिया है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सर, मेरा मानना यह है कि ये जो भय हो रहा है और इतना ज्यादा भय दिखलाया जाता है अगेंस्ट सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज लाइक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएम, ये अभी जो वीआईपी मुकेश सहनी जी, इतना ज्यादा भय दिखला रहे हैं मुसलमानों को कि अगर इंडिया आ जाएगी तो आपका राइट्स खत्म हो जाएगा, आपका वोटिंग राइट्स खत्म हो जाएगा, ये कानून लेके आ जाएंगी, आपका घर छीन जाएगा। मगर प्रयास हमारी तरफ से हो रहा है, और हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, जो भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा काफी सक्रिय है नेशनल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक, और वो काफी प्रयास में लगे हुए अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से कि उनको समझाया जाए, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को,
मुस्लिम समाज को कि वो हमारे तरफ आए, और हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल लोग भी काम कर रहे हैं ग्राउंड पर उनको समझाने के लिए कि ये जो भय है, जो एक डर बिठाया जाता है, खौफ स्पेशल वर्ड में बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी आ जाएगी या एनडीए आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये खौफ उनका क्रिएट किया है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रेक इट सर। अभिरंजन जी जी, हमारी टॉप लीडरशिप भी लगी हुई है, बिकॉज हमारा मानना है, स्पेशली एनडीए का मानना है और बीजेपी का मानना, सबका साथ सबका विकास में भी हम लोग बिलीव करते हैं और उसी पर काम भी कर रहे हैं। और हमारी जितनी भी योजना है केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ग्राउंड पर। तो मैं अपने यहाँ से मैं इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी अपने मुस्लिम समाज से मैं अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपना दिल खोल करके आए एनडीए की तरफ। इसलिए आए क्योंकि एनडीए आप लोगों से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, ठीक है। जो 2% आबादी है वो आज की डेट में डिप्टी सीएम बने जा रहे हैं, और जो 18% आबादी है वो सिर्फ कालीन बिछाएंगे और इनके पीछे स्लोगन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी से मेरा अनुरोध है, मेरी गुजारिश है कि आप लोग आए, खुले दिल से आए। अगर आप लोग एक कॉन्सिडरेटेड वोट एनडीए को जाएगा तो हमारा रिप्रेजेंटेशन और बढ़ेगा। जब हम बिना वोट दिए वे भी इतना ज्यादा कार्य हो रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनडीए सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि कोई भी योजना है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो मुसलमानों को खुद समझना पड़ेगा कि हम वोट नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं एक सेकंड के लिए मैं रोकना चाह रहा हूँ। राकेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार रिमूव होके दोबारा से एंटर कर जाइए। शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है आप में, आपके मोबाइल में, तो उसको दोबारा से ठीक करके आप दोबारा जुड़ जाइए। एक बार रिमूव करके दोबारा से। जी जी सैयद साहब। अभिरंजन जी, तो मैं अपनी कौम से यही गुजारिश करता हूं इस माध्यम से कि आप लोग प्लीज एक बार खुले दिल से आए, और जब आएंगे तो हमारे जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी में, एनडीए में, उन्होंने हमेशा सबका साथ सबका विकास के तहत काम किया है। चाहे वो अनाज वितरण हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो 80 करोड़ लाभार्थियों को पहुंचाना हो, तो हर जगह हमारी सरकार ने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के काम किया है। तो अब ये चीज है हमारी, मतलब हमारे समाज को खुद समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी पार्टी हमारा शोषण कर रही है और कौन सी पार्टी हमारा शोषण नहीं कर रही है। अगर जब हमारा समाज खुल करके सपोर्ट नहीं करेगा एनडीए को, तो कहां से आपको सीट्स मिलेंगे? अगर 5 भी सीट दे रहे हैं तो वो एहसानमंद है। हमारे समाज के को वो एहसान मानना चाहिए कि इवन कि 5 सीट मिल रहा है, आपका 5% भी 7% वोट है, आप एनडीए को देते हैं, मगर उसके बावजूद भी एनडीए आपको खुले दिल से आपका सपोर्ट कर रही है और आपको मेन स्ट्रीम में ला रही है। जो आपके 90% वोट ले रहे हैं वो सिर्फ आपका शोषण कर रहे हैं। 2% वाले डिप्टी सीएम बन जा रहे हैं, 13% वाले सीएम उम्मीदवार हैं। तो आप खुद समझें बेहतर कौन है। मैं समाज से जी, बोलिए। जी, मैं समाज से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप समझे कि आपके साथ कौन खुले दिल से खड़ा हुआ है। हमारे नीतीश कुमार जी ने, चीफ सेक्रेटरी साहब थे आमिर सुबहानी साहब, उन्होंने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया। जितने कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल करवाए बिहार में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी भेदभाव, और भी बहुत सारी योजना अल्पसंख्यक के तहत मुसलमानों को दिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी भेदभाव। जमा खान साहब है हमारे बिहार के अल्पसंख्यक समाज के मंत्री, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब नीतीश जी हमेशा मुसलमानों के साथ खड़े रहे और विदाउट एनी भेदभाव हमेशा वो काम करते रहे, तो ये समाज को खुद समझना चाहिए कि जो नेता हमारे साथ खड़ा हुआ विदाउट एनी बेनिफिट, सो वी हैव टू स्टैंड विथ हिम, क्योंकि 70 साल से सिर्फ मुसलमानों का शोषण हो रहा है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने शोषण किया। केशव जी, मैं आपके तरफ रुख करूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि 3% आबादी मल्लाहों की है
और उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जा रहा है, कर दिया गया, किया जा रहा है क्या, कर दिया गया। और दूसरी तरफ करीब 18% मुसलमान जो लगातार वोट करते आ रहे हैं महागठबंधन को। आखिर ऐसा क्या है कि मुसलमानों की तरफ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा रही है पद और विधायकों के मामले में, वहीं दूसरी तरफ मल्लाहों को जो है लगातार प्रश्रय दिया जा रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो थोड़ा इस पे विचार रखिए। आप म्यूट हैं, केशव जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी, बोलिए केशव जी। आवाज साफ आ रही है मेरी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये कोई इसमें कोई वरिष्ठता या पत्रकारिता का विषय नहीं है ये कोई भी कॉमन सेंस से या सामान्य जागरूक व्यक्ति जो है राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, वो आसानी से देख सुन समझ सकता है। अखबारों को देखकर या मीडिया को देखकर राय बनाना ही एक अलग विषय है, लेकिन हम लोग उस मिट्टी पानी के हैं और उसी लगभग 22-24 25 कुछ न कुछ सब लोग बिता करके ही बाहर आते हैं, और किन वजहों से आते हैं सब जानते हैं। अभी जब ये विवाद आगे बढ़ा, कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो आरजेडी की ओर से ये एक सफाई में भी आई कि अरे आरजेडी को भी एक डिप्टी सीएम का पोस्ट और मिलेगा कोटे में, तो उसमें किसी मुसलमान बना देंगे। किसी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम उछाला, किसी ने ऐसे, लेकिन विषय वो है नहीं। विषय है क्या कि मैंने जो शुरुआत में कही, जो राकेश सर ने कही, और कि वो विषय नहीं है कि आपका वोट लेना है या आपको प्रतिनिधित्व देना है। विषय यहाँ पर है कि आपको मूर्ख बनाना है और मुस्लिमों को मुख्य धारा में नहीं आने देना है। और मुसलमानों को चिंता हो सकता है कल को आपको, अगर सैयद एहसान अख्तर को भी नहीं बिठाए रहते पैनल में, तो कोई आपका भी स्क्रीनशॉट लेकर के सोशल मीडिया पर ये वायरल करने लग जाता कि देखिए ये लोग दिल्ली में बैठ करके बिना किसी मुसलमान पैनलिस्ट के और मुसलमानों को क्या होगा नहीं होगा डिस्कस कर रहे हैं, आप अपना ख्याल करिए, या शेख अपनी अपनी देख। तो विषय जो आप सवाल कर रहे हैं ना, कट टू कट उसका आंसर यही है कि इसके लिए मुसलमान ही उत्तरदायी हैं। और यह ट्रेंड जो है सिर्फ बिहार में नहीं है, यह ट्रेंड जो है लगभग देश में है। जिन राज्यों में, जब आप कई बार खबरों में मुसलमान क्यों आते हैं, खास करके राजनीतिक तौर पर क्यों आते हैं, जब थोड़ी सी आप गहराई से उसका विवेचना करेंगे तो आपको लगेगा कि जो आप एक बताइए उत्तर प्रदेश में मुसलमान नेता, सीधे जहन में आएगा लोगों को आजम खान। वैसे महाराष्ट्र में मुसलमान नेता वारिस पठान, कश्मीर में मुसलमान नेता लोग बोलेगा इसका नाम जो मुफ्ती है, या फिर उसके फारूक परिवार है, मुफ्ती परिवार है। लेकिन जब कहेगा कि बिहार में कोई मुसलमान नेता, तो जहन में जिसको जो पहला नेता आता है बाहर रहने वाले प्रवासी बिहारियों को या नॉन रेजिडेंट बिहारीज को, तो वो आता है कि सैयद शाहनवाज हुसैन। क्यों और किस पार्टी का है? वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। यूपी में रामपुर में का मुख्तार अब्बास नकवी किस पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी का है। आपसे पूछा जाए अभिरंजन जी कि आप देश के अभी टॉप 5 मुसलमान नेताओं के नाम बताएं, तो पहला नाम आपके जहन में आएगा ओवैसी। कारण क्या है कि जो मीडिया पर ज्यादा दिखेगा, मीडिया पर जिसको ज्यादा मौका मिलेगा, अब मीडिया पर मौका मिलता है उनको कि आप बाहर से आइए, अंदर आकर कुर्ता पैजामा पहनिए, टोपी लगाइए और फिर ऐसे उलझाऊ भड़काऊ बातें करिए, प्रहसन करिए, लड़िए झगड़िए, तो उससे एक जो मुस्लिम नेतृत्व की छवि बनती है और खास करके मुस्लिम मानस के बीच में बनती है, वो भी अच्छी नहीं बनती। मुसलमान में जो भी पढ़ा लिखा तबका है बच्चे को बाहर भेजता पढ़ने। केशव जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं राकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मोबाइल को टिल्ट कर लें ताकि वो पूरे फ्रेम में आए। उनका फ्रेम अभी ब्लैक आ रहा है। अच्छा, मुझको लगा मुझे कह रहे थे। नहीं, राकेश जी को मैं कह रहा था कि अपना मोबाइल का जो है फ्रेम टिल्ट कर लें। जी बोलिए केशव जी। तो और मल्लाहों को क्यों मिल रही है तवज्जो और मुसलमानों की क्यों हो रही उपेक्षा? तो ये जो आपका सवाल है, मल्लाह को इसलिए मिल रही है तवज्जो क्योंकि
मल्लाह आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरे मल्लाह नेता नहीं है, या आरजेडी में कोई मल्लाह नेता नहीं है, या जदयू में नहीं है। जदयू में मदन सहनी इतने पुराने नेता हैं, भाजपा में हरी सहनी है, और वो केंद्र में मंत्री मुजफ्फरपुर भी के हैं। सांसद जो हैं, जिनके और उनकी जिनकी जो पहले थे कैप्टन जनरल निषाद, जो सबसे बड़े सीनियर नेता थे समाजवादी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो कौन ज्यादा दिख रहा है डिपेंड उस पर करता है, कौन ज्यादा काम कर रहा है। नहीं, प्रचार का एक समय है, प्रचार का दौर है, तो धीरे धीरे लोग खुलने भी लगे हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद से धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं। और जो आप इस तरह से चर्चा करेंगे लोगों को, तो आपको सच्चर की रिपोर्ट तक जाना पड़ेगा, राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट तक, कि जो बदहाली है, दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें बहुत मैन्युफैक्चर्ड हैं और अर्न की हुई हैं वो सारी बदहालियां। क्योंकि जब आप अपने कोकून से बाहर नहीं निकलते हैं, तो आपको दुनिया, तो उनको जितना आप झूठ बोलो, उनको छुपा के रखो, उनको सच्चाइयों से दूर रखो, इसमें तो स्ट्रेटजी होती है राजनीति में जीतने के लिए, कि वो अगर गरीब नहीं रहेंगे, अशिक्षित नहीं रहेंगे, तो कैसे भड़काऊ बातों भड़केंगे। पढ़ लिख लेंगे, समझदार हो जाएंगे, उनके पास रोटी कपड़ा मकान चिंताएं हल होने लगेंगी, तो और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, डिमांड करेंगे। जिस राज्य में एक बड़ी पार्टी का ये रहा हो, नेगेटिव नाराओं से मशहूर होता हो कोई पार्टी, उस पार्टी से आप सामाजिक न्याय की उम्मीद करते हैं। जबकि आयरनी कि आप देखिए कि जो लोग इस अन्याय के पीछे हैं, वो सब सामाजिक न्याय के प्रवक्ता हैं। जो मुसलमानों सबसे ज्यादा बात करते हैं, धोखा सबसे ज्यादा वही देते हैं। ये इस तरह से ही है कि वोट तो अच्छा लगता है लोगों को, वोट ले लिया, प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं दिया, तो लोगों को निगाह आएगा कि टिकट नहीं दिया। भाई टिकट नहीं दिया क्योंकि आपने वोट नहीं दिया, एक व्यावहारिक बात है। फिर भी दबाव बनाया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी को ला करके मंत्री बनाते हैं, अपने किसी नेता को उठाकर मंत्री बनाते हैं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे केंद्र में हो। लेकिन ये सवाल विपक्ष से पहली बार है मेरे संज्ञान में आया है, सन 2025 के अक्टूबर में, बिहार में खास करके 2025 के चुनाव में ये पहली बार देख रहा हूँ कि किसी ने महागठबंधन की ओर से सहनी को डिप्टी सीएम बनाने और मुसलमानों का नाम नहीं लेने पर सवाल उठाया है। मैं इसके लिए आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ कि अभिरंजन जी, आपने एक बोल्ड कदम उठाया है। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर कितने ही लोग आपको क्या क्या नहीं कहेंगे इसके कमेंट्स में। मल्लाह को मिलना चाहिए, क्यों मिला? क्योंकि उसका एक बच्चा जो सन ऑफ मल्लाह कहलाता हो, जिसने मेहनत की, अपना एक पैसा अपने पीछे किया, उसने चिंताएं दूर की, उसने अच्छे डील किए, उसने भाजपा में भी रहा जब समय मिला, एनडीए में जब समय, उसका एक विधायक नहीं। आपको यकीन होगा कि जिस मुकेश सहनी का इतना जिक्र हो रहा है, उसको खुद चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला। वो कहाँ 60-70 मांग रहे थे, 1/4 सीट उनको मिली अपने गठबंधन में, वो भी अनाउंस के साथ नहीं, या बहुत ही सम्मानजनक तरीके से नहीं। दूसरी बात कि उनका ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई कुछ है, ना सिर्फ और सिर्फ एक कि हाँ, हम अपनी जाति के झंडाबरदार हैं, उसने साबित किया और क्लेम कर रहा है, और वो अपने लिए डील कर रहा है, ले रहा है। अच्छा, अभी देखिए बिहार में जो कुशवाहों का, जो हमारा एक समाज का एक हिस्सा है, वो 4%, वो 5% का कुछ आसपास उनका आंकड़ा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या अपना सोशल कैश किया सबसे, कि भाई ठीक है, लवकुश में से क्यों हमेशा लवकुश रहे हम, तो उसने आरजेडी ने उसको यादवों के मुकाबले लाकर खड़ा किया, मल्लाहों 18 को सीट दी है इस बार, 18 सीट दी गई है आरजेडी में। तो ये सब जो है, मैं तो एकदम आंकड़े इतने साफ वो लेकर के नहीं बैठा हूं मैं, बट नहीं, मुसलमानों के बराबर उन्हें सीट दी गई है, 18 सीट मुसलमान को, 18 सीट कुशवाहा को। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बताइए कि 4% के आसपास हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा हो, जो मेरी यादाश्त, और लेकिन मुसलमान क्या है, 8-18% हैं। कई जगहों पर आप देखेंगे सीमांचल के जो इलाके हैं, मुसलमानों के इसमें एक मिस्टेक किया हुआ है, उनको तवज्जो मिलने की वजह से, कि पिछली बार ओवैसी को उन्होंने 5 सीट जिता दी। आरजेडी इस बात से भी खार खाया हुआ हो सकता है, उसने 4 सीट विधायक, जीते हुए विधायक को मिला लिया अपने में। दूसरी बात, तो आरजेडी में बड़े नेता थे मुसलमानों के, एक उधर सिवान की तरफ जो था बाहुबली, क्या नाम, पूर्व सांसद, जिनके बेटे का भी टिकट दिया है, वो जो क्या बोलते हैं, अलकायदा वाले आतंकी के नाम पर जिसका बेटा नाम रखा है, शहाबुद्दीन।
शहाबुद्दीन हाँ की नहीं बात नहीं, कर रहे उदय शहाबुद्दीन तो उसका बेटा जो है ना, उसके लादेन से प्रभावित नाम रखा है, ओसामा ओसामा मेरा साहब। वैसा नाम है। ओसामा। हाँ, अब बताइए इसके पीछे क्या प्रेरणा काम कर रही होगी। सही बात है। अब तो गुजर गए भाई, तो जो रुतबा था वो भाजपा वो जदयू में, पिछली बार तो उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया था आरजेडी ने सिवान में। उस और उधर क्या नाम है, उधर सीमांचल में थे, अब ऐसे नेता थे नहीं थे मुझको इतनी जानकारी नहीं, लेकिन जो उनकी मीडिया की छवि थी तस्लीमुद्दीन, वो गुजर गए। वो जब तक रहे तब तक बड़े नेता रहे वहाँ के। तो ऐसे जो स्थानीय क्षत्रप थे मुसलमानों के, वो सब विदा भी हो गए, गुजर गए। नई पौध को उन लोगों ने बनाया नहीं। भाजपा नई पौध पर काम कर रही है। आपको पूछूं मैं कि राजद के अल्पसंख्यक मोर्चा का कौन अध्यक्ष है, पता ही नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव ही नहीं है। कांग्रेस का अल्पसंख्यक नेता मोर्चा कौन है अध्यक्ष, आपको नाम ही पता नहीं होगा। लेकिन भाजपा के एक अल्पसंख्यक नेता आपके बीच बैठे हुए हैं। पत्रकारिता में भी तो ये कठिनाई है कि लोग अप्रोच नहीं कर रहे वो लोग, तो उनकी कहाँ से आवाजें आएंगी। आवाजें आएंगी वही कि 3-4 ऐसे जॉर्गन्स हैं जो 70 साल से वही दोहराए जा रहे हैं कि आप और मजहब के नाम पर वोट दो, मजहब के नाम पर वोट दो, जैसे भीख मांगते नहीं भगवान के नाम पर दो, मंदिरों के सामने या मस्जिदों के सामने, उस तरह से वोट का काम खत्म, न तुम जानो ना हम। तो ये किसी पत्रकार का या किसी प्राध्यापक का से विषय ज्यादा है कि वो जो गांव घरों में बैठते हैं उन तक बात पहुंचे, वो फैसला करें, सोचें कि किनको वोट देना है, क्यों वोट देना है, और कैसे डील करना है, कैसे कैश करना है इन कैश हमारे सोशल कैपिटल को। और अपनी बेहतरी भी हो, जाहिर है कि समाज की बेहतरी तभी होगी जब कोई भी अगर एक कम्युनिटी अपने समाज का, देश का, मुख्य धारा का कमजोर होता है तो आफ्टर ऑल वो देश ही कमजोर होता है। और मुसलमान कोई अल्पसंख्यक वगैरह वाली बात है नहीं, 18% अल्पसंख्यक होना होता है इस देश में। 18% होना मतलब हर 5वां शख्स जो है इस देश का मुसलमान है। वो मतलब देश की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी है, उसको ऐसे देखना चाहिए। और अभी तक हमेशा ये मुखालफत का वो करना, ये करना, कभी अपने आप को ऐसे विक्टिम की तरह, विक्ट्री की बात नहीं करना, हमेशा विक्टिम की तरह प्ले करना कार्ड, और सबके लिए ब्लेम कर देना किसी एक खास पोर्शन की तरफ समाज के। ये ऐसे ही है जैसे कि ये सब एक सेंटिमेंट सुधार करके ध्रुवीकरण के लिए वोट ले लेंगे 90%। तो कोई अगर सोचने वाला होगा तभी तो सोचेगा, और आप हम सिर्फ सोचने के लिए कह सकते हैं। कल को ज्यादा बोलने पर यह भी हो सकता है कि आपका ही लोग कहने लगे कि आप क्यों बोल रहे हैं, आपका क्या मतलब है, कैसे भी रहे। हमारा मतलब यह है कि बिहार अगर विकसित होगा, हम भले ही दिल्ली में रहते हो लेकिन हमको खुशी होगी, हमको अच्छा लगेगा। और मुसलमान देश की दूसरी बड़ी आबादी है, वो खुश होगा तो देश अपने आप खुशी, देश की हैप्पीनेस इंडेक्स क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स लेवल बढ़ेगा। कोई गरीब है अगर आपके घर में, सब गरीब हैं, मुसलमान समझें कि वोट मैं बैंक की आखिरी कमेंट तरह। लेना चाहूंगा डॉक्टर राकेश जी से। राकेश जी, जैसे अभी बात कर रहे थे केशव जी कि जी भाजपा के पास बिहार में शाहनवाज हुसैन है, जी आप शाहनवाज हुसैन को इस पूरे चुनाव में टिकट नहीं देते हैं। केशव जी जी ये भी जिक्र कर रहे थे कि जैसे ही कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो अचानक से कोई एक मुस्लिम को ले आते हैं, मंत्री बना देते हैं और फिर उनके नाम पे राजनीति शुरू कर देते हैं। आप आरएसएस के साथ काफी दिनों तक जुड़े रहे हैं, लगातार काम करते रहे हैं। आखिर आरएसएस क्या इस पे मंथन नहीं करती है कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए भाजपा में भी, जैसे जो कद्दावर नेता हैं उनको टिकट दिया जाए, अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं दे सकते हैं तो संगठन में पद देते हैं आप। देखिए भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तमाम प्रयास जो है कि मुस्लिमों को इस विचारधारा से जोड़ा जाए, उन्हें बताया जाए, राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मुस्लिम मंच जो एक संगठन है जो विचार के स्तर पे काम करती है, और कुमार इंद्रेश जी जो माननीय आरएसएस से जुड़े हुए हैं उसको संचालित भी करते हैं। तमाम स्तर पे प्रयास होने के बावजूद भी अभिरंजन जी, जो सबसे बड़ी बात है राजनीतिज्ञों की कि उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है, विचार पक्ष कमजोर हो जाता है और हल्ला पक्ष जो है प्रभावी हो जाता है। जो सेकुलर और कॉम्युनल का जो एक खाई है, एक लकीर है, जो भय पैदा करने के लिए तैयार किया गया है, उसमें मुसलमानों को, चूंकि होता क्या है कि राजनीतिक रूप से अगर आपको सत्ता प्राप्त करनी है, राजनीतिक रूप से आपको भागीदारी दिखानी है, तो कुल मिलाकर के सभी लोगों का वोट एक है, एक आदमी एक वोट।
तो उस वोट में जब आप भागीदार नहीं बनेंगे तो आप प्रतिनिधित्व के भी हकदार नहीं बनेंगे। जैसे प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो पूरे बिहार में घूम करके आप बता रहे थे कि मुसलमानों की इतनी आबादी 18% आबादी है, राजद जो है आपको वोट बैंक के रूप में बना करके रखा है और मैं तो 40 से ज्यादा सीट दूंगा। 40 से ज्यादा सीट देने की बात करने के बावजूद भी वो मात्र 21 सीट दे पाए। इसलिए दे पाए कि उन्हें पता है कि एम और वाई समीकरण में, आपको शुरुआत में याद होगा कि राजद तो ज्यादा हमलावर थे और उन्हें लगता था कि उस समीकरण में उसमें सेंध लगा पाएंगे, तो मैं जो है एम पे डोरा डाल पाए ना वाई पे डोरा डाल पाए। तो वैसी स्थिति मात्र 21 सीट जो है 21 सीट पे आकर के सिमट गए जब वो सीट देने लगे, टिकट देने लगे विधानसभा का। तो कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से यह आवश्यक है कि जितना आप एक्टिव रूप से किसी के लिए वोट करेंगे उतना ही आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा। आरएसएस यह तमाम प्रयास करती है, लेकिन तमाम प्रयास होने के बावजूद में बौद्धिक स्तर पे जो मुसलमानों की बौद्धिकता, जो बौद्धिक स्तर पे राष्ट्रवादी विचार से जुड़े हैं, वे तो हमसे जुड़ पाते हैं, लेकिन जैसे ही वह क्षेत्र में आकर के उसे राजनीति के स्तर पे वोट में कन्वर्ट करने की बात हो तो वहां पर मुश्किलात आती है। और मुश्किलात वही है, सेकुलर बनाम कॉम्युनल की बात है, समाज में उठाई जाती है, भाजपा के नाम पे भय दिखाया जाता है। जबकि आज तक की स्थिति यह रही है कि सबसे ज्यादा अगर सेफ्टी की बात की जाए तो वह भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान सेफ रहे हैं, है ना। उनकी सुरक्षा की चिंता हुई है, उनके रोजगार की चिंता हुई है, उनकी आवाज को कहीं दबने नहीं दिया गया है। कुछ बवाली और मवाली जो भी है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर जाति धर्म, अगर हम कानपुर वाली घटना को याद करें तो वहां भी नेस्तनाबूद किया गया था उन मवाली को। तो ये जो बुलडोजर की बात है सिर्फ केवल मुसलमान पे नहीं है, ये सारे लोग जो गुंडा है, मवाली है, बवाली है, उन पर है। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां यूनाइट होकर के उन्हें बंधुआ बनाए रखना चाहती है, मुसलमानों को यह भय दिखाती है और अपने साथ एक वोट बैंक के रूप में जोड़ करके देखती है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 87 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। उस 20% मुस्लिम आबादी होने का मतलब है कि आप वहां पर एक तरफा अगर किसी एक भी जाति का समर्थन मिल गया तो आप वहां पे जीत सकते हैं। जब 87 विधानसभा में कुल मिलाकर के राजद जिनका प्रतिनिधित्व करती है, मुसलमानों के नाम पे जो है वोट बैंक की राजनीति करती है, मुसलमानों को सिर्फ जो है दरी बोरा और झोला ढुलवाने का काम करती है, वह मात्र 18 दे पाती है। तो वैसी स्थिति में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुसलमान को आखिर भाजपा या एनडीए अलायंस क्यों ज्यादा से ज्यादा सीटें दे? अगर जो उनकी राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक सक्रियता और वोट इनके साथ जुड़ पाता तो वे भी ज्यादा सीट देते। आप समझिए कि अगर हम एनडीए अलायंस की बात करें तो 4 जेडीयू ने दिया और 1 एलजेपी ने दिया। इसके बावजूद वो मान करके चलते हैं कि यहाँ पर वोट जो है लगभग ना के बराबर पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में इनकी भागीदारी फिर क्यों सुनिश्चित की जाए? सभी राजनीतिक दल अंतिम रूप में क्या संख्या बल का खेल है। आप जिस भी सभाओं में जाएंगे, चाहे विधानसभा और लोकसभा, कुल मिलाकर उन सभाओं में आपको संख्या बल ही आपको सरकार तक पहुंचाएगी, सत्ता तक पहुंचाएगी। तो जब आप किसी भी दल के साथ जुड़ करके, खास करके एनडीए के साथ जुड़ करके मुसलमान जब उसे वोट नहीं करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में एनडीए भी उन्हें प्रतिनिधित्व क्यों दे, इस पे जरूर विचार करना चाहिए। अब रही बात बाकी दलों के, अगर हम देखें 1952 से लेकर के अब तक बिहार की स्थिति है तो मात्र 390 मुसलमान जो है बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। हद तो तब हो गई अभिरंजन जी, यह हद की स्थिति है कि कांग्रेस ने भी इन्हें बेवकूफ बनाया। कांग्रेस के वोट बैंक जब टूट करके राजद ने उन्हें अपने वोट बैंक में लिया, मुसलमानों को अपने पाले में लिया, तो वो भी इसी तरह से बेवकूफ बना रही है। आप समझिए कि 1952 से लेकर के अगर हम 47 में आजादी की बात करें या 52 में पहले चुनाव से लेकर के हम 89 तक की बात करें, कांग्रेस की सरकार रही है बिहार में और एक मुख्यमंत्री सिर्फ मुसलमान के हुए, वो अब्दुल गफूर साहब, वो बामुश्किल 2 साल के लिए रखे गए, वो इमरजेंसी का पीरियड के दौरान। इसके बाद उन्हें भी हटाया गया। तो ना आपको शीर्ष पद दिया जाता है, ना आपको सांगठनिक पद दिया जाता है, ना ही आपको किसी स्तर पर बहुत तवज्जो मिलती है। इसके बावजूद भी अगर आप कमिटेड हैं कि मैं जो है उन्हीं का झोला ढोऊंगा, उन्हीं का दरी बिछाऊंगा, उन्हीं के साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि आपके जो है मन में यह बात बैठा दी है कि कॉम्युनल और सेकुलर का एक भेद है, भाजपा जो कॉम्युनल पार्टी है, बाकी हम लोग सेकुलर हैं, जबकि ऐसा है नहीं। विचार के स्तर पर अगर आप देखें, जब आरएसएस का विचार, जब आरएसएस से लोग दूर रहते हैं तब लगता है कि आरएसएस न जाने क्या है। जब आरएसएस से जैसे ही नजदीकी आपकी बढ़ती है तो आप उनके विचारों में देखेंगे कि हमेशा राष्ट्रवाद, सद्भाव, प्रेम की बात होती है, उसमें कहीं भी नफरत की बात नहीं है। किसी न जात के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न हम जात जानते हैं, न धर्म जानना चाहते हैं। हम सिर्फ, हमारा एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मूल उद्देश्य होता है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रवादी होने का एक जो है उद्देश्य होता है, जुड़ा होता है। हमारे तमाम प्रयास के बावजूद भी उनका जुड़ाव राजनीतिक स्तर पे हमारे साथ, हमारे विचारधारा की पार्टियों के साथ नहीं हो पा रहा है, यह दुखद है। लेकिन आरएसएस
और बीजेपी के जो तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे एहसान साहब हैं, ऐसे तमाम लोग अभी आगे आए हैं। कुछ वक्त लगेगा, इनके प्रयास सफल होंगे और मुसलमान भी जब इन सोचों से प्रभावित होगा, जब अपना भला देखेगा, उस भला के साथ हमारे साथ जुड़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद। राकेश जी की बात उन्हीं का झोला ढोंगा के साथ जो है मैं अपने बात को समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि साल 2000 में जब बिहार और झारखंड एक साथ था तो 342 सीटों में 30 उम्मीदवार जो है 30 विधायक सदन पहुंचे थे, यानी कि 9.25%। बिहार बंटने के बाद, बिहार झारखंड बंटने के बाद 2005 में 243 विधानसभा सीटों में 24 मुसलमान पहुंचे थे सदन, जो कि 9.87% यानी कि लगभग 10%। 2005 में 6.5% और इस नाते 16 उम्मीदवार पहुंचे थे विधानसभा। 2010 में 7.8% और इसमें जो संख्या बल था वो 19 था। 2015 में 24 विधायक पहुंचे थे। 2020 में एक बार फिर घट के ये 19 पे आ गए और अब 2025 में टोटल दोनों तरफ से मिला के 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। अब ये देखना है कि इस बार कितने उम्मीदवार सदन पहुंचते हैं। ऐसे ही चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें देखते रहें। YouTube पे हमें फॉलो कर लें। भारत एक्सप्रेस को जरूर अपना प्यार दें। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।